पूरी की पूरी आज भी तैयारी थी कि वहाँ पे दंगा करा जाए, लेकिन चूंकि सरकार की व्यवस्था बहुत मजबूत थी, सशक्त थी, इस वजह से वहाँ दंगा तो नहीं हुआ। कुछ महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये तय था कि पूरी दिल्ली को एक तरीके से दंगाग्रस्त करने की इनकी पूरी साजिश है। जो भारत का जो मुसलमान है वो इस्लामिक जिहादियों को शरण दे रहा है, लगातार उनको पाल रहा है, उनको पोस रहा है। इसी कारण से आज सरकार भी चिन्हित तो कर नहीं सकते कि भाई ये कौन सा मुसलमान ये है, सब मुसलमान तो एक ही है। लेकिन जो जिहाद की भावना आज पूरे, चाहे भारत का मुसलमान हो चाहे पूरे विश्व में हो, जो इस्लामिक जिहाद, गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम बनाने की जो एक भावना जो आज इनके अंदर आ चुकी है, वही एक कारण है कि ये पूरा शाहीन बाग ये धीरे धीरे पूरा दिल्ली, पूरा भारत के अंदर जिस प्रकार से फैलते चले जा रहे हैं, ये सरकार को पता है। मैं सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है आचार्य अमित आर्यन जी। आचार्य जी हिंदुत्व से संबंधित मुद्दों पर बड़ी प्रखरता से अपनी बात रखते हैं और कई बार हमारी आचार्य जी से चर्चा हुई है। आप लोगों ने देखा भी होगा आचार्य जी को स्टूडियो में और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनेक चर्चाओं में। तो आइए आज आचार्य जी से कुछ मुद्दे हैं जो डिस्कस करना चाहते हैं हम। और इस समय वर्तमान में देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, एक तरफ अजान की आवाज़ से लेकर हनुमान चालीसा तक, जोधपुर के दंगों से लेकर जहांगीरपुरी में जो घटनाएं हुई पत्थरबाजी की, और जैसे आज शाहीन बाग में जिस तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई हुई और फिर वापस बुलडोज़र्स को लौटना पड़ा, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर दिखाई दे रहा है कि देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो आइए आचार्य जी से बात करते हैं इसी विषय में। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आचार्य जी आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आज शाहीन बाग के मुद्दे से। जिस तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई वहाँ पर होनी थी, पिछले कई दिनों से मीडिया में बयान आ रहे थे कि ये होगा वो होगा, बुलडोज़र कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि हमने कहीं कुछ मुस्लिम युवकों को ये भी कहते हुए सुना सोशल मीडिया पर कि एक बार आकर तो देखें शाहीन बाग में। लेकिन अब अंततोगत्वा हुआ यही कि जब आज बुलडोज़र पहुँचे दल बल पुलिस बल के साथ, उसके बाद भी बुलडोज़र्स को वापस लौटना पड़ा। तो क्या मतलब पॉलिसी में क्या कमी है, क्या सरकार के अंदर एक मतलब इच्छा शक्ति की कमी है, कहाँ कमी आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की इच्छा शक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन सरकार भी भली भांति जानती है कि जो पूरा दिल्ली का क्षेत्र है, आज विशेष हम दिल्ली की, आपने जैसे शाहीन बाग के बारे में पूछा है कि आज बुलडोजर वापस लौटना पड़ा, विशेष कारण ये है कि वहाँ पे जितने भी बांग्लादेश रोहिंग्या है, वहाँ पर इस्लामिक संगठन उन्हें एक शस्त्र की तरह, हथियार की तरह प्रयोग कर रहे हैं। वहाँ पर पूरी की पूरी आज भी तैयारी थी कि वहाँ पे दंगा करा जाए, लेकिन चूंकि सरकार की व्यवस्था बहुत मजबूत थी, सशक्त थी, इस वजह से वहाँ दंगा तो नहीं हुआ। कुछ महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये तय था कि पूरी दिल्ली को एक तरीके से दंगाग्रस्त करने की इनकी पूरी साजिश है। शाहीन बाग की जहाँ तक बात लेते हैं, शाहीन बाग के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का गढ़ बन चुका है आज के समय में। सरकार को पता है, लेकिन सरकार जितने संवेदनशील इस विषय को लेकर चल रही है और जितनी अपनी इच्छा शक्ति से इस अवैध निर्माण को गिराने का प्रयास कर रही है, अवैध निर्माण गिराना प्रयास नहीं है, जिस प्रकार से इस्लामिक जिहादी लगातार अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं। देखिए, समझने की बात है, इस्लामिक जिहादी केवल भारत का नहीं, बांग्लादेश और आसपास के देशों से जो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर एक विशेष कारण से यहाँ पर प्रवेश करके यहाँ पे कब्जा कर रहा है, वो चिंता का विषय है। सरकार को और एक बुद्धिजीवी वर्ग को पता है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इस्लामिक जिहादी प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर जगह को घेर रहे हैं। लेकिन विडंबना क्या है, जो भारत का जो मुसलमान है वो इस्लामिक जिहादियों को शरण दे रहा है, लगातार उनको पाल रहा है, उनको पोस रहा है। इसी कारण से आज सरकार भी चिन्हित तो कर नहीं सकते कि भाई ये कौन सा मुसलमान ये है, सब मुसलमान तो एक ही है। लेकिन जो जिहाद की भावना आज पूरे, चाहे भारत का मुसलमान हो चाहे पूरे विश्व में हो, जो इस्लामिक जिहाद, गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम बनाने की जो एक भावना जो आज इनके अंदर आ चुकी है, वही एक कारण है कि ये पूरा शाहीन बाग ये धीरे धीरे पूरा दिल्ली, पूरा भारत के अंदर जिस प्रकार से फैलते चले जा रहे हैं, ये सरकार को पता है। मैं सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सरकार अपना काम बिल्कुल सुनियोजित तरीके से कर रही है। और आने वाले समय में मुझे आशा है कि इन जिहादियों की सच्चाई देश के सामने आएगी और यहाँ से उखाड़ने में शायद हम सभी लोग सफल हो पाएं।
आचार्य जी, अभी हाल ही में जोधपुर में भी जिस तरीके से दंगे हुए और दंगे बंद होने के बाद भी कल ही एक युवक को चाकू भी घोंप दिया समुदाय विशेष के लोगों ने, तो किस तरीके की ये हरकतें हैं? और मतलब राजस्थान सरकार की भी हम बात करें तो ये तो किसी से छुपा नहीं है कि राजस्थान सरकार किस तरीके से खुलेआम पोषण कर रही है इस तरीके के असामाजिक आपराधिक और जिहादी तत्वों का। तो केंद्र की सरकार से भी लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब मैं एज अ कॉमन सिटीजन इस देश के अंदर टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मैं टैक्स इसलिए नहीं पे कर रहा हूँ कि ठीक है बस मेरे मोहल्ले में सब कुछ ठीक रहे। भाई मैं चाहता हूँ मेरे देश के हर कोने में सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि मैं राजस्थान भी घूमना चाहता हूँ, मैं राजस्थान जाता हूँ, मुझे वहाँ पर वातावरण शांत चाहिए। तो जब मैं टैक्स पे कर रहा हूँ और मैं जब देश के किसी, मतलब मैं जम्मू कश्मीर से लेके अगर मैं दमन दीव आइलैंड से लेकर अंडमान निकोबार भी जाता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे एक टॉफ़ी खरीदने के लिए भी मुझे टैक्स देना पड़ता है। तो जब देश के कोने कोने में मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, यानी मेरी जो दायित्व है सरकार के प्रति तो वो तो मुझे निभाने ही पड़ रहे हैं। तो सरकार के जो दायित्व है वो आखिर कहाँ है? अगर लोग ये बात कह के, बहुत से लोग राजनीतिक डिबेट्स में मैं देख रहा हूँ, संबित पात्रा से लेकर कोई भी हो, सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस के कोई भी नेता हो, तमाम लोग, चाहे ओवैसी हो, ये तो खैर मतलब दो कौड़ी की जिसे कहते हैं कि एक गुंडों वाली भाषाओं का प्रयोग करते हैं ऐसे लोग, तो जैसे ओवैसी टाइप के। लेकिन केंद्र सरकार का क्या रोल होना चाहिए? लोग मतलब पासिंग द बक वाली चीज़ चलती रहती है कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे राजस्थान की में कांग्रेस की सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है। भाई देश में तो मोदी जी की सरकार है, तो आखिर क्या है? क्या मोदी जी देश में सिचुएशन को कंट्रोल करने में फेल हो रहे हैं? कहाँ क्या परेशानी किधर आ रही है? यह सारा का सारा जो जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, अगर राज्य सरकार के अंदर टोटल अराजकता का माहौल हो चुका है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं टेक ओवर कर सकती? कहाँ मतलब इसमें प्रॉब्लम आ रही है आचार्य जी? देखिए, आपने जो प्रश्न किया, मोदी जी की इच्छा शक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं है। आपने देखा होगा कि 2014 में जब मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद से 2014 से लेकर 2022 तक सबसे बड़ा जो अचीवमेंट मैं मानता हूँ वो मानता हूँ कि जो जिहादियों का असली जो रूप है, जो इस्लामिक जिहादी, जो पिछले कई वर्षों से लगातार, कई वर्षों से, या कुछ विद्वान जन या संत जन जो सन 1947 के बाद से ही लगातार कह रहे हैं कि भारत के अंदर इस्लामिक जिहाद की पुनरावृत्ति दोबारा होगी, लेकिन उसको हमारा हिंदू समाज भी मानने के लिए तैयार नहीं था। जबकि आप देखें पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कितना हिंदू था, आज सारा खत्म हो चुका है। बांग्लादेश के अंदर बहुत भयानक स्थिति हो रही है। जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं उनमें नाम लेने के लिए हिंदू बचा हुआ है, केवल नाम मात्र हिंदू है। आज भारत के अंदर भारत क्या है? भारत हिंदुओं की अंतिम शरण स्थली है। उसके बाद क्या हिंदुओं के पास कोई अन्य स्थान है? 2014 के बाद से जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति देश के अंदर चल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं लगाम कसी। भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी या आदित्य योगी नाथ जी की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा। मैं बीजेपी या किसी पार्टी का यहाँ पर आपके यहाँ पे कोई वक्ता बन के नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की एक विषय पे जरूर मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो लोग पार्टियाँ कर रही थी, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेसियों ने जिहादियों को जितना पाल सकते थे उतना पाला। समाजवादी पार्टी, इसने तो और भी आगे बढ़ चढ़ के काम किया। इसने जिहादियों के साथ मिलकर हिंदुओं की नृशंस हत्याएं करवाई। अयोध्या का प्रकरण सबको पता है। तो इन्होंने पाला पोसा। आज जो एक आप देख रहे हैं कि आज इस्लामिक जिहादी जिस प्रकार से भारत के अंदर लगातार सिर उठाते चले जा रहे हैं, ये कौन जिहादी हैं? इस्लामिक जिहादी कौन है? ये कोई पर्टिकुलर एक या दो या चार आदमी नहीं है। ये पूरा इस्लाम, जो पूरा इस्लाम है, वो पूरा इस्लाम ही एक तरीके से जिहाद की इसने पूरी एक कमर कस ली है। उसको पूरे भारत के अंदर एक इस्लामिक जिहाद मूवमेंट एक ये शुरू हो चुका है और आज वो आपके सामने नजर आ रहा है। ये एक सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक दो आदमी, एक राज्य, चार राज्य में, चलो एक राज्य में कोई हो, इस तरह का व्यक्ति हो तो उससे सिमट लिया जाए। आज जब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी आज जब हिंदुओं को समाप्त करने के लिए तुल रही हो, तो ऐसे में सरकार को बहुत ध्यान से कदम उठाना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इसमें आलोचना भी उसको सहनी पड़ रही है, मेरा ये मानना है। ठीक है आचार्य जी, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ आचार्य जी, यहाँ पे ये जिस तरीके से नाम बदल के कई बार हमने सुना है, मुलायम सिंह के शासन के समय मतलब ये था कि सिमी को पर बैन लगाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था।
अब सिमी के बाद फिर वो सिमी इंडियन मुजाहिदीन बन गया। अभी केरल का जो PFI है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उनका स्टूडेंट संगठन है स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, SFI। तो इस तरीके के तमाम संगठन एक के बाद एक नाम बदल कर काम करते रहते हैं। सरकार ने भी ये बात कही है कि अगर ये लोग नाम बदलते रहेंगे तो इन पर इस तरीके से रोक लगाना मुश्किल है संगठन के तौर पे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना आवश्यक है। तो UAPA भी इन्होंने लॉन्च किया कि ठीक है UAPA लाएंगे और उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जो लोग इस तरीके की गतिविधियाँ कर रहे हैं। मतलब अपने आप में एक कमेंडेबल मूव है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे हैं। और लगातार अब देखें पिछले कुछ महीनों से देश के अंदर जिस तरीके का सांप्रदायिक माहौल हो रहा है, तो ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। रामनवमी पर हिंदुओं पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। जहांगीरपुरी के अंदर मतलब कुछ लोगों का जो प्रत्यक्षदर्शी, उनका कहना है कि तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा मुस्लिम लोगों की भीड़ थी जिन्होंने पत्थर उनके ऊपर बरसाए। तो अगर मतलब मैं इसको एक हिंदू मुस्लिम के एंगल से ना देखकर, मतलब वो एंगल तो है ही, उसे डिनाई नहीं कर सकते, पर साथ ही साथ अगर हम इसका एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की भी अगर बात करें कि हम इसे एक अपराधी के तौर पे देखें, ठीक है, एक अपराधियों का समाज है, एक कम्युनिटी है जिसके कुछ लोग बल्कि मैं तो कहूँगा विद इन कम्युनिटी एक कम्युनिटी बन चुकी है कि मतलब जिनको अपराध ही करना है किसी भी माध्यम से, चाहे उसके पीछे कारण कोई रिलीजियस कारण हो, फिलोसॉफिकल कारण हो, या कोई एक्सपेंशनिस्ट मोटिव्स हो कि हमें अपनी एक, जैसे कहते हैं ना, गजवा हिंद फैलाना है, तमाम नाम उसे आप कुछ भी दे सकें। तो टॉलरेट किस लिए किया जा रहा है अपराध को? मतलब एक तरफ भेड़ों का समूह और दूसरी तरफ गिद्धों और भेड़ियों का समूह है। तो सरकार जो है, भेड़ें आज सरकार चुनकर अगर दे रही हैं इसलिए ताकि उनको गिद्धों से और भेड़ियों से बचाया जा सके। तो उसके बाद भी अगर भेड़ों पर आए दिन झपट्टा मारा जा रहा है, तो सवाल कुल मिलाकर घूमकर वहीं आता है कि जहां एक तरफ तो देश में कुछ लोग ऐसा नैरेटिव फैलाने में लगे हैं, वैसे जैसे कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, जहां एक तरफ देखा गया कि मुसलमान समाज के लोगों ने अंधाधुंध वहाँ पर जो है पत्थरबाजी करी, नारेबाजी करी, मारपीट भी करी, परंतु उन्हीं को अल्पसंख्यक बनाकर देश में पेश कर दिया गया। तो हो क्या रहा है आखिर ये? आखिर आचार्य जी, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की जो अवधारणा है क्या है? आप विद्वान व्यक्ति हैं, क्या आप इस बारे में हमें थोड़ा बताना चाहेंगे और हमारी ऑडियंस को? शिवम जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न कहा है कि इसमें आज हिंदू समाज के सामने, पूरे देश के सामने ये बात आ जानी चाहिए। हम लोग पता नहीं क्यों विचार नहीं करते इस बारे में। सबसे पहले जो आपने ओवैसी के बारे में, जो प्रश्न के बारे में कहा कि वो ओवैसी चिल्ला रहा है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है भारतवासियों को कि मुसलमान कम्युनिटी जो है वो क्या भारत के अंदर अल्पसंख्यक है? क्या कोई विश्वास कर सकता है? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की, और भारत के अंदर पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुसलमान, 9 राज्यों में जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक होने वाला है। पर मनमोहन सिंह जी ने तो ये कहा था कि भारत में, भारत की जो संपदा है, रिसोर्सेज हैं, उन पर सबसे पहला अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का है। तो हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने पहले भी आपसे बताया था कि जितनी भी मुस्लिम तुष्टीकरण आज देश के अंदर करा जा रहा है, जितनी भी पार्टियां हैं मुस्लिम तुष्टीकरण में लग रही हैं, भाग दौड़ के लग रही हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मुसलमान ही देश के अंदर होगा। जिस प्रकार से इनकी आश्चर्यजनक तौर से भारत के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, आज पाकिस्तान से ज़्यादा तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही मुसलमान हैं। इनको भी पता है कि आने वाले समय में यही सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनकी होगी, तो इनके ही पैर पकड़ो, इनकी टोपियां पहनो। इन्हें क्या करना है? मनमोहन सिंह को केवल पगड़ी तो बदलनी है, मनमोहन सिंह जैसे को केवल पगड़ी तो बदलनी है, पगड़ी बदल के टोपी लगा लेंगे। आज कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस में बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ टोपी तो बदलेगा। समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो मुमताज़ बेगम, जिसे माफ़ कीजिएगा, मुमताज़ बेगम नहीं, ममता बनर्जी जो है, तो उन्हें क्या करना है? सिर्फ टोपियां ही तो बदलनी है इन लोगों को। भारत के अंदर मुसलमान अल्पसंख्यक है, इससे ज़्यादा हास्यास्पद और कोई बात हो नहीं सकती। इतनी बड़ी तादाद में एक कम्युनिटी भारत के अंदर फैल रही है, पूरे विश्व के अंदर फैल रही है, और उसे अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करवाकर करोड़ों अरबों रुपए उनके ऊपर स्कीम में दिए जा रहे हैं उनको। इससे ज़्यादा भारत के लिए शर्मनाक क्या कोई चीज़ हो सकती है? और इसमें सब पार्टियां शामिल हैं। मैं कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर अल्पसंख्यक मोर्चे को मान्यता प्रदान कर रही है, तो सरासर हिंदू समाज का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये सबसे पहले आज मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं हिंदू समाज से भी अपील करना चाहूँगा कि मुसलमान भारत के अंदर अल्पसंख्यक नहीं हैं।
भारतवासियों को इसका विरोध करना चाहिए। भारतवासी कौन? भारतवासी केवल हिंदू समाज है, इसके अलावा भारत को भारत मानने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर जो अन्य लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, वो केवल एक यहाँ पर कानून चलाना चाहते हैं, वो है इस्लाम का कानून, शरिया का कानून। केवल इसी आधार पर वो लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं और यह गजवाए हिंद दारुल इस्लाम बनाने की प्रक्रिया है। तो मेरी पूरे देश से मेरी प्रार्थना है, जो बैठे हुए हिंदू विद्वंजन हैं, कि मुसलमान अल्पसंख्यक श्रेणी से बाहर होना चाहिए। ये दुनिया की सबसे और भारत में सर्वाधिक बढ़ती हुई जनसंख्या अगर किसी की है तो मुसलमानों की है। आने वाले समय में हमारे बच्चों को वो ना तो अधिकार प्राप्त होंगे, ना वो शिक्षा प्राप्त होगी, ना वो चिकित्सा हो, चाहे किसी क्षेत्र में हो, आपसे सब छीन लिए जाएंगे, सब खत्म कर दिया जाएगा। धर्मांतरण जिस प्रकार से आज गुपचुप तरीके से धर्मांतरण कराए जा रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों को फुसलाया जा रहा है, कहीं जमीन लैंड जिहाद खेला जा रहा है, पत्थर इकट्ठे करे जा रहे हैं, मारा जा रहा है। तो ये प्रारूप जो है भारत के अंदर एक बन गया है। ये हिंदू समाज, मैं एक बार आपका एक प्रश्न था कि केंद्र सरकार इसमें खुलकर सामने क्यों नहीं आती, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहूँगा यदि 1, 2, 10, 15 आदमी हो तो उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे देश में पूरे देश का मुसलमान ही जिहाद लड़ने पर आ गया तो आप उसका क्या कर सकते हैं। इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं एक आचार्य, एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते आज मैं अपने हिंदू समाज से कहना चाहूँगा, केवल इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आज अपने धर्म को बचाना, अपने राष्ट्र को बचाना एक प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य बन जाता है। और जो समाज अपनी कौम की रक्षा, अपने कुल की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपने राष्ट्र को नहीं बचा सकता। तो आज हिंदू समाज को जागना पड़ेगा।